हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भी दिन भर ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की मौत की दिल दुखाने वाली खबरें आई। आज भी हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन की इमरजेंसी को लेकर एसओएस भेजते रहे। आज भी लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर रिफिल कराने के लिए दिन भर दर दर भटकते रहे। और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि देश में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 1.5 गुना से ज्यादा हो गई है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दील किया जा रहा है। एयरफोर्स, रेलवेज वॉर फुटिंग पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में लगे हुए हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया है। वो इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद कर रहे हैं। अब सवाल है, इतनी ऑक्सीजन आ रही है तो जा कहां रही है? अगर सप्लाई इतनी बढ़ा दी गई है तो फिर इतनी दिक्कत क्यों है? विदेशों से भी भारी तादाद में ऑक्सीजन पहुंच रही है तो फिर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी क्यों है? हॉस्पिटल्स के बाहर मरीज ऑक्सीजन की कमी से दम क्यों तोड़ रहे हैं? अगर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तो हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन के लिए एसओएस कॉल्स क्यों दे रहे हैं? आज मैं आपको दिखाऊं कि हालात इतने गंभीर क्यों हो गए हैं। ऑक्सीजन की कमी कितनी भयानक है। लोग 32 घंटे से ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के बाहर लाइनों में लगे हैं, लेकिन नंबर नहीं आया। ऑक्सीजन का सिलेंडर भराने के लिए अब नंबर आने तक मरीजों के रिश्तेदार शिफ्ट में ड्यूटी लगा रहे हैं, फिर भी उनके सिलेंडर खाली है। उनके परिजनों की सांसें टूट रही हैं। लोगों की तकलीफ देखकर दुख होता है, हेल्पलेसनेस की सिचुएशन महसूस होती है, लेकिन क्या करें, हालात ऐसे बन गए हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। यह सही है कि सरकार वॉर फुटिंग पर काम कर रही है। राज्य सरकारों ने अपनी पूरी जान लगा दी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोरोना उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार ने सरकारों की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,68,000 नए केसेस मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 7 दिन में, सिर्फ एक हफ्ते में देश भर में कोरोना के 26 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए। और इनमें बड़ी संख्या में केसेस ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यह संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए ऑक्सीजन जुटाने के सारे रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं। सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। आज सुबह सबसे बुरी खबर कर्नाटक से आई। कर्नाटक में चामराजनगर के सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत हो गई। जिन 24 लोगों की मौत हुई उनमें 23 कोरोना पेशेंट थे। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस घटना की जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन उससे क्या होगा? जिनकी जांच चलेगी वो तो वापस नहीं आएंगे। कर्नाटक में ऑक्सीजन की सप्लाई पर चर्चा के लिए कल कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि चामराजनगर के डिप्टी कमिश्नर ने इस बात से इनकार किया कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, लेकिन उन्होंने ये बात माना कि जिले में ऑक्सीजन की कमी है। प्रशासन का कहना है कि चामराजनगर में ऑक्सीजन की सप्लाई मैसूर से होती है और इस वक्त मैसूर में ही ऑक्सीजन की कमी हो गई है। प्रशासन ने 24 लोगों की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई, जिन 24 लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी, उनके परिवारों का हाल देखकर दिल भर आता है। मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि उनका मरीज ठीक हो रहा था, जो 2-4 दिन में घर जाने की बात हो रही थी, लेकिन आज सुबह लाश लेकर शमशान जाना पड़ा।
नंबर 75% रिकवर आई तो साहब सिलेंडर दी थे बनी कपड़ा साहब ऑक्सीजन थे बनी कपड़ा साहब ಡಿಶೋರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತಾರೆ डॉक्टर ये सिर्फ किसी एक राज्य का हाल नहीं है, ज्यादातर जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है। मरीजों के रिश्तेदार खुद सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स के बाहर खड़े हैं और ऑक्सीजन की कमी से कभी भी मरीज की जान जा सकती है। कई शहरों से इसी तरह की खबरें आई। मेरठ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत की खबर आई। मेरठ के न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में 5 मरीजों की जान चली गई और पेशेंट के परिवार वालों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हुई। हालांकि अफसर बार बार कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन जिन लोगों के घर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनका दावा है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में लोगों ने खुद भाग दौड़ करके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया, लेकिन दिक्कत यह है कि सही वक्त पर उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जब पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ जाती है तब हॉस्पिटल की तरफ से कहा जाता है कि ऑक्सीजन लेकर आओ, और जब तक ऑक्सीजन का इंतजाम होता है तब तक मरीज दम तोड़ देता है। कल भी न्यूट्रिम हॉस्पिटल में यही हुआ था और इसके बाद मरीजों की तीमारदारों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। हंगामे की खबर सुनकर जिला प्रशासन के लोग और मेरठ के सीएमओ मौके पर पहुंचे। इनके सामने भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत केयरलेस है और हमारा मरीज मरने, मेरी बेटी जो है अभी मरने को हो रहा है और मैं हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने डायलिसिस एक स्टाफ को व्यक्ति से करा दी ताकि डॉक्टर वहाँ पर खड़ा नहीं था। इसकी वजह से बच्चियाँ मौत के बाद की बच्ची है, 16 दिन की रिपोर्ट देती है। हमारी बच्ची मरने को पड़ी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कैनुला निकल जाता है तो सारे में ब्लड हो जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऑक्सीजन हम लेके खुद आते हैं, भागते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऑक्सीजन खत्म होने वाली है तो सिलेंडर बताओ ना कि आप अरेंज करिए या आप बिल्कुल युवकों मर गए। चारों तरफ इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है। मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन ने माना और ईमानदारी से माना कि इस वक्त ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने कहा मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगातार बढ़ रही है। ऑक्सीजन की डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि अचानक से बड़ी डिमांड को पूरा किया जा सके। और दूसरी मुश्किल यह है कि लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में जमा कर लिए हैं, इससे प्रॉब्लम और बढ़ गई है। ऑक्सीजन बहुत इस समय सप्लाई बहुत टाइट है। कोशिश प्रशासन शासन की तरफ से की जा रही है कि लगातार हर जगह थोड़ा थोड़ा दें। ये आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ गई है। उसके लिए हमारे लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हर मरीज को, हर अस्पताल को, अब लोगों को घर पे लगाने के लिए भी ऑक्सीजन हो। जैसा आपने देखा बहुत लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे गाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन है, सिलेंडर रखे हुए हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी भी कह सकते हैं कि वहां पे जो अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए वो लोगों के घर के अंदर रखे। ये बात सही है कि जितनी तेजी से डिमांड बढ़ी है उतनी फुर्ती से आपूर्ति नहीं हो पा रही। मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की सप्लाई उसके हिसाब से कम है। लखनऊ का उदाहरण लें, आज भी यहां 3058 नए केसेस मिले। हर जगह केसेस की रफ्तार बहुत तेज है। अब भी कई लोगों को न तो हॉस्पिटल बेड मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि हालत इतनी गंभीर है कि ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वाली कंपनियों के बाहर जो लाइन लगी है
उसमें कुछ हॉस्पिटल के मालिक भी हैं। हॉस्पिटल का मालिक भी सड़क पर खड़े होकर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजार कर रहा है। असल में कल इस हॉस्पिटल की तरफ से प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी की जानकारी दी गई थी, बाकायदा लेटर लिखा गया था, लेकिन 24 घंटे के बाद भी ऑक्सीजन का एक भी सिलेंडर नहीं पहुंचा। जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल से किसी तरह कॉन्सेंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार को तुरंत इस ऑक्सीजन क्राइसिस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन आते आते इतनी देर हो जाए कि सांसें टूट जाए। प्लीज, इतना भयानक, इतनी हाहाकार मचा हुआ, प्लीज प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाए। हम लोग पेशेंट की तरफ देख देख के कि कब इसकी आंखें बंद हो जाए। हम लोग की बहुत स्थिति खराब है। 10-11 दिन से यहाँ रोड पे डिवाइडर के सामने पड़े हैं, कहीं कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा। वो तो हॉस्पिटल के सहारे यहाँ हम लोग पड़े हैं कि कम से कम कभी तो मिलेगी, जब प्लांट आएगा तब मिलेगी। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, कहीं नहीं, कहीं यहाँ कम से कम और हॉस्पिटल की अपेक्षा यहाँ पे सिलेंडर तो मिल रहा है। माना कि 5-6 घंटे सरकार कुछ नहीं कर रही। हम लोग बिलख रहे अपने परिवार की तरफ। एक साल का बच्चा हो, मेरा भाई 40 साल की उम्र का है, उसका 1.5 साल का बच्चा है, उसकी तरफ देख रहे हैं। कैसे भी करके हमारे भाई बच जाए, कैसे भी करके दौड़ के कहीं से भी कोई सिलेंडर मिल जाए। कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है यूपी सरकार की। ऑक्सीजन मिल पा रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन को लेकर जो समस्या चल रही है। मिला है, लेकिन आज सुबह से इनकी सप्लाई जो है बाधित हो गई है और भाई साहब दिन रात परेशान हैं। कई लोगों से संपर्क किया, मेरे सामने कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन अब सफलता नहीं मिल पा रही है। आप बताइए कि क्या कंडीशन है? सर, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। ये है कि हम लोग जम्मू से सिलेंडर कहीं प्रोवाइड कराया है किसी तरीके से, वैसे काम चल रहा है। यहाँ प्लांट पे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से जो सिलेंडर आना चाहिए था वो फिलहाल नहीं आ पा रहा है, लगातार कोशिश के बावजूद नहीं मिल पा रहा सर। कल से मैं बराबर इनके कोविड वाले ग्रुप पे इनको मैं मैसेज कर रहा हूँ, मुझे एक सिलेंडर देने की कृपा करें। सिलेंडर छोटा या बड़ा? बड़ा सिलेंडर, कम से कम 20-30-40 का बैकअप लेके हम लोग चलते हैं, लेकिन 24 घंटे बीत रहे, अभी तक कोई सिलेंडर, हमको एक सिलेंडर नहीं मिला, जिससे कि मैं बाहर से गाड़ियाँ मंगा के यहाँ पे मंगा रहा हूँ, भेज के भरा के। ये कंडीशन है। आपने बताया कि 1-2 पेशेंट की मौत भी हो गई, लेकिन बाकियों की जान बच सके, किसी तरीके से सबको सहयोग किया सके, उसके बारे में बताइए कैसे हुई मौत? सर, उसमें यही है कि ऑक्सीजन, मेन ऑक्सीजन बिना मौत हुई है। प्रशासन ने कोई संपर्क किया आपसे कि कब तक पहुंचेगा ऑक्सीजन? यहाँ हम 1 घंटे पहले किए, उन्होंने कहा मुरारी गाड़ी रहे, मुरारी लगाया गया, लेकिन वो मुरारी वालों को कहना है कि चाहे आदित्य योगीनाथ फोन करेंगे, चाहे डीएम एसपी फोन करेंगे, मैं किसी को सिलेंडर नहीं दूंगा। हर जगह लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए, उनकी सांस के लिए, थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और सिर्फ ये एक प्रदेश का हाल नहीं है, पंजाब का उदाहरण आपको बताता हूं। लुधियाना बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, यहां भी ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला सामने आया। जिस महिला की मौत हुई उसके बेटे का कहना है कि उसने अपने हाथ से मां को चाय पिलाई, तबीयत एकदम ठीक लग रही थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक हालत बिगड़ने लगी, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। उसने कई बार डॉक्टर से मिन्नत की, लेकिन डॉक्टर ने मदद नहीं की और मां की मौत हो गई। बचा लो, NIV दे दो, NIV नहीं दी, इन्हें को NIV सीगी, तभी इन्होंने NIV दी नहीं, जो तो मर गए फिर ऊपर आ गए। ये की गल होई, बचा सकते सीगे 15 मिनटों को, मैं तो 20 मिनटों को मिनटा कर रहे कि आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, कोई आ ही नहीं रहे, ऊपर ही नहीं आए, बचाने ही नहीं आए। अगर आ जाते तो बच जाना सी, माता ने कुछ नहीं सी होया, बिल्कुल ठीक सी। आज प्रॉब्लम ये आई, सुबह जब मैंने देखा तो मम्मा को मैंने हल्की चाय भी पिलाई, और उसके बाद जब इनकी ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रही थी तो मैंने डॉक्टर को बोला ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रही है, जरा देखो, ध्यान दो। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और वहां पे ध्यान नहीं दे रहे थे डॉक्टर, नीचे इमरजेंसी में बैठे हैं, ऊपर कोई नहीं जा रहा देखने वाला। ऑक्सीजन लगाई उन्होंने कि नहीं लगाई? जब मैंने बोला कि उनको NIV दो तो बच जाएंगे, हाँ ठीक है हम जा रहे हैं ऊपर, डॉक्टर बोल रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, लेकिन वो ऊपर लेट गए। NIV अगर टाइम पे देते तो वो मम्मा बच जाती। कम से कम 1 घंटे की देरी हुई है, 1 घंटे से मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बचा लो मम्मा को। इनके पास ऑक्सीजन थी, NIV की जरूरत थी मम्मा को, NIV इनके पास होने के बावजूद भी इन्होंने ना दी है, NIV नहीं दी।
इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स की कमी है या हॉस्पिटल के ओनर्स की कमी है। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है, डॉक्टर्स की संख्या कम पड़ती जा रही है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी कोरोना के पेशेंट बन गए हैं। वो खुद अपना और अपने परिवार का बचाव करने में लगे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और कई जगह तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, अगर किसी की डेथ हो जाए तो खौफ इतना है कि सब लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। जैसे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का कहना है कि इस हॉस्पिटल का अपना खुद का प्लांट है, सभी मरीजों को कॉमन पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी। ऐसे में मरीज की मौत को ऑक्सीजन की कमी से जोड़ना ठीक नहीं होगा। उनके मुताबिक महिला को मॉर्बिड थी, इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़ी सिंपल चीज है सर, इस हॉस्पिटल में ना कॉमन मैनीफोल्ड है ऑक्सीजन का। उसका मतलब है कि एक कॉमन मैनीफोल्ड से नीचे एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें से कॉमन ऑक्सीजन जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक को पहुंचे और बाकी एक को ना पहुंचे और बाकियों को पहुंचती रहे। ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होती है ना, वो एक एक पेशेंट की खत्म हो जाएगी। कारण क्या है डेथ के आपका? सर पेशेंट 64 ईयर ओल्ड फीमेल है, शी इज ओल्ड, शी हैज कोमॉर्बिडिटीज, उनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं। उसके अलावा उनकी 70% 60 से 70% लंग इन्वॉल्वमेंट है। सर कभी कोई डॉक्टर नहीं पेशेंट को मारता, हमारी कोशिश है बचाने की। जो लिमिटेशन होती है ना, एक चीज कहते हैं लिमिटेशन इज नॉट ऑफ द ट्रीटमेंट, लिमिटेशन इज ऑफ द डिजीज। ये बीमारी ऐसी है, पूरी दुनिया जूझ रही है। मेरे को पेशेंट ने के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, उनकी फैमिली गई, बहुत बड़ा लॉस है, पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। पर उस लॉस के अंदर हम मेडिकल सिस्टम के ऊपर हम सवाल उठाएं, पूरी दुनिया में इसकी वजह से तबाही मची हुई है। तो उसके ऊपर जो सा स्टाफ अंदर काम कर रहा है, उनको मैं अप्रिसिएशन की जगह ये बोलूं कि तुमने उनको अगर ऐसा सुनने को मिलेगा तो कैसे काम करेंगे। लेकिन जिस परिवार वाले का कोई अपना खो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, उनको ये सब बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। और समझ आए भी कैसे जब कोई अपने परिवार वाले को अपने सामने दम तोड़ते देखता है, तो उसके लिए सुनने समझने को कुछ नहीं रह जाता। मैं देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपको बताता हूं। पिछले 10 दिन से ऑक्सीजन का क्राइसिस है, कंटिन्यूअसली जबरदस्त किल्लत है, दिल्ली वाले रो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड 976 मीट्रिक टन हो चुकी है, लेकिन दिल्ली को करीब 450 टन ऑक्सीजन मिल पा रही है। और नतीजा यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल मरीजों के रिश्तेदारों से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने को कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं उनके पास 1-2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, या तो मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए या फिर खुद ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आइए। अब ये तो आप जानते हैं कि दूसरे हॉस्पिटल में बेड मिलना तो इम्पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए मरीजों के परिवार वाले किसी तरह से ऑक्सीजन का जुगाड़ करने में लग जाते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जितने भी रिफिलिंग सेंटर्स हैं, आजकल उनके बाहर 24 घंटे 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रहती हैं। कुछ सेंटर्स पर हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी को ऐसे लोग मिले जो 2-2 दिन से लाइन में खड़े हैं, लेकिन तो भी ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई। हुकुमचंद एंड सन्स करके ये डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जहां पर जो है ऑक्सीजन का रीफिलिंग होता है। काफ़ी लंबी लाइन है। पहले तो आपको ये लाइन दिखा दूं मैं। ये लाइन यहां से शुरू होती है और फिर देखिए ये पूरा जहां तक आप देखेंगे वहां पे आपको सिलेंडर्स जो हैं वो दिखेंगे। कुछ छोटे सिलेंडर्स हैं, कुछ बड़े सिलेंडर्स हैं। लाइन ना सिर्फ इस तरफ है, उस तरफ भी लाइन है। अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि उस तरफ भी दिखाएं आपको। दरअसल दोनों तरफ दुकान के जो है वो लाइन लगी हुई है। ये देखिए ये लाइन लगी हुई है। दिल्ली के भोगल में हम हैं और ये ऑक्सीजन रीफिलिंग के लिए देखिए लाइन जो है ये तमाम लगी हुई है। आप कहाँ से आए हैं सर? हम तो पीतमपुरा से आए हैं जी। तो ये किसके लिए सिलेंडर भरवाने लाए हैं? मेरी मदर इन लॉ के लिए। कहीं और सिलेंडर ट्राई किया? हाँ किया, कहीं नहीं मिल रहा। आप कब से आए? मैं इस दिल्ली से आया हूँ। 32 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। 25 घंटे हो गए? 32 इसी लाइन में लगे? इसी लाइन में लगे हुए। पहला नंबर है बल्कि हमारा। पहले नंबर के बावजूद हमें यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इससे पहले कहाँ गए थे? इससे पहले हम बवाना चले गए, वहाँ से सुविधा हल हो गई है। डॉक्टर ने बल्कि लिख के दे
दिया है पेशेंट की 60 ऑक्सीजन चल रही है, आप इमरजेंसी लेके आओ, इनको दिखा रहे हैं, मगर ये पीछे से सिलेंडर आते हैं, भर देते हैं और चले जाते हैं। पुलिस वाले गाड़ियाँ आती हैं, रिश्तेदारों को भरवा के ले आते हैं और हम खड़े खड़े रह जाते हैं। आप कब से आए? 8 बजे से लाइन में लग रहा हूँ। मेरा रिलेटिव है, मैं एम्स थॉमस सेंटर ब्लड बैंक में हूँ, मेरी इवनिंग शिफ्ट है। बुला रखे हैं रिश्तेदार, वो खड़े हैं, मैं जाऊँगा ड्यूटी, फिर आगे लाइन में लगूंगा। तो मतलब किसी को खड़ा करके जाते हैं, फिर वो इसकी निगरानी करता है, जब आप फ्री होते हैं तो 4-5 घंटे की शिफ्ट बांध रखी है ड्यूटी की यहाँ पे। 5 घंटे में सुबह खड़ा हूँ, फिर कोई दूसरा लगेगा, फिर कोई तीसरा लगेगा, घर का रिश्तेदार क्या करेगा। कितने लोग लगते हैं? 5 जने हम यहाँ पे। 5 जने हैं। नंबर 2 गाड़ी में, 2 वो खड़े हैं, एक मैं आऊँ। बारी बारी करते खड़े खड़े थक जाते हैं, क्या करें। वो रात का लगा हुआ है। अच्छा, रात से सिलेंडर यहाँ पे लेके खड़े हैं? हाँ जी। आप कब आए भाई साहब? मैं रात को 1 बजे से लगा हुआ हूँ। आज रात को 1 बजे आप आ गए? जी। तो अभी तक कहाँ पर आपका सिलेंडर है? ये जी वहाँ पीछे है। अच्छा, और आप कब आए हैं? मैं तो कल शाम से 7 बजे से ही लगा हुआ हूँ। 7 बजे का ये 13 नंबर मेरा है। हम लोग तब से तपस्या कर रहे हैं कि हम खुले, हमारी जो है सिलेंडर भरा जाए, हमें जो है ऑक्सीजन मिले, हमारा पेशेंट जो है, हम भी आए हैं अपने पेशेंट के लिए आए हैं। लोग किस कदर परेशान हैं, किस कदर तकलीफ में हैं, किस कदर स्ट्रगल कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। और मैं विजय लक्ष्मी की तारीफ करूंगा, रिस्क उठाकर, खतरा मोल लेकर उन्होंने लोगों का यह दर्द आप तक पहुंचाया। शायद कुछ असर हो, उनकी कोशिश है कि लोगों की बात जब जनता तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी, तो शायद कुछ और ज्यादा प्रयास हो। और सिर्फ लोग नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटल भी परेशान है। करीब करीब रोजाना ही कई हॉस्पिटल इमरजेंसी मैसेज जारी करते हैं कि उनके पास ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। 1-2 मैसेज आपको दिखाता हूं। दिल्ली के वजीराबाद के डिवाइन हॉस्पिटल का मैसेज है। इस हॉस्पिटल में कोरोना के 32 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 31 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनमें भी 12 वेंटिलेटर पर। काफी क्रिटिकल है। लेकिन अचानक हॉस्पिटल ने मरीजों के रिश्तेदारों को मैसेज भेजा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, या तो ऑक्सीजन का इंतजाम करें या फिर मरीज को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। सोचिए, 2-2 दिन तक लाइन में लगने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हो। ऐसे में अगर हॉस्पिटल कहे आधे घंटे में ऑक्सीजन लेकर आओ, तो मरीज के परिवार वालों पर क्या बीतेगी। हॉस्पिटल से पता किया तो बताया गया इस हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की सप्लाई हिमाचल के बद्दी से होती है। वहां से ऑक्सीजन का टैंकर चल चुका था, रास्ते में टायर पंचर हो गया, टैंकर आने में देर हो गई, इसलिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हुई। हालांकि हॉस्पिटल के इमरजेंसी मैसेज पर दूसरे हॉस्पिटल ने रिस्पॉन्ड किया, ऑक्सीजन के 10 सिलेंडर दिए, जिससे मरीजों की जान बच गई। आप अभी बीप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, शायद माइक में ना कैच करे, ये है ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने की आवाज़। रात से हम सिर्फ इस बात के लिए गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं कि हमें कुछ सिलेंडर मिल जाए, कुछ सिलेंडर मिल जाए, कुछ सिलेंडर मिल जाए। 27 तारीख को हमारा हॉस्पिटल कोविड में कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक फिलिंग प्लांट एलोकेट करती है। कई बार मेल से कन्वर्जेशन हुई, लेकिन कोई भी अभी तक हमें एलोकेशन नहीं मिली हमें। उस चक्कर में हमने बद्दी से अपना कांटेक्ट किया और हमारे सिलेंडर वहाँ से आने लगे। कल रात टेक्निकल ग्लिच, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ और हमें 10-12 घंटे का विदाउट ऑक्सीजन की मुसीबत का सामना करना पड़ा। रात को हमने सबसे पहले 100 नंबर डायल किया, उसके बाद वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली। उसके बाद हमने जितने भी ट्विटर अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया है, उस पर फ्लोट करना स्टार्ट किया कि कहीं से तो कुछ राहत की सांस मिल जाए, क्योंकि हमें पता था सुबह 8 बजे के बाद अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो पेशेंट जो आईसीयू में हैं वो 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे। मॉर्निंग में हमें अनाउंस करना पड़ा, हमें मैसेज फ्लोट करना पड़ा सारी फैमिली को कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप प्लीज़ या तो कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम करें या फिर अपने हायर सेंटर में लेके जाएं अपने लोगों को। हमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक हॉस्पिटल है, वहाँ से जब ये मैसेज फ्लोट हुए तो 10 सिलेंडर का बैकअप मिला, जो कि अभी हमारा चल रहा है और ये भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मुश्किल से 1-2 या 2.5 घंटे। सैयद नजीर ने किस मुश्किल से यह रिपोर्ट आप तक भेजी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बाहर कितना खतरा है। एक और उदाहरण आपको बताता हूं। दिल्ली के लाजपत नगर में IBS हॉस्पिटल है। यहां भी आज लोगों से कह दिया गया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, अब ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे।
इसलिए मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दीजिए। सुबह हॉस्पिटल ने मीटिंग करके अनाउंस किया कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, तो अपने पेशेंट्स को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। और इस सर्कमस्टांसिस में हमारे पास कहीं शिफ्टिंग का तो ऑप्शन है नहीं, तो ओनली ऑप्शन इज़ गवर्नमेंट डज समथिंग, किस तरह अपना वो ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचाए। उनका कल अपेरेंटली रात को कोटा आधा कर दिया गया, जो उनका कोटा था उसका कोटा आधा करने का कोई सेंस ही नहीं है। जो ऑलरेडी कोटा था उसका वही सफिशिएंट नहीं था, दे वर मैनेजिंग समहाउ इन दैट। इसमें आधा करने से तो आप पेशेंट्स की लाइफ रिस्क पे ले ही आए हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन इन द गवर्नमेंट, किसी भी तरह गवर्नमेंट का इनका कोटा रिवर्स करके वापस वही जो स्टॉक है वो दे, और इनको ऑक्सीजन इमीडिएट बेसिस पे पहुँचाए इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर। अगर यहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँची तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हो जाएगी, बहुत लोग नहीं बचेंगे यहाँ पे। प्लीज़, एंड आई एम रियली कंसर्न अबाउट माई मदर, प्लीज़ आई एम बेगिंग एवरीवन। हर जगह से इसी तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, हर हॉस्पिटल से, हर मरीज के रिश्तेदार से। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कैसे पूरी हो, इसे लेकर हर लेवल पर कोशिश हो रही है। आज मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना की मदद मांगी है। हमने सबसे मदद मांगी है, हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है, और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद एक कड़वा सच सामने आता है, वो ये कि ऑक्सीजन की डिमांड करने वाले मरीजों की तादाद जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसके आगे दुनिया भर से आई ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नए म्यूटेंट में सीधे लंग्स तक हमला करने की ताकत है, और जब तक पता चलता है कि यह वायरस लंग्स पर हमला कर चुका है, तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसी हालत में मरीज की पहली जरूरत होती है ऑक्सीजन का सपोर्ट, इसीलिए इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, इतनी ज्यादा जरूरत है। एक और चीज है जो सामने आई जिसने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है, वो है लोगों का डर और अपने आप को बचाने का स्वार्थ। आपको सुनकर दुख होगा कि कई जगह लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर लिए हैं, सिर्फ इसलिए घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर स्टॉक कर लिया कि शायद किसी दिन उनको जरूरत पड़ जाए, उनके घर में कोई बीमार हो जाए, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। मुझे लगता है ऐसा करना अन्याय है, जुल्म है, और जिन लोगों को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए सिलेंडर होने चाहिए। जिन लोगों की ऑक्सीजन से मौत हो रही है, ये स्टोर करने वाले लोग उन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ऑक्सीजन की कितनी कमी है, इससे लोग कितने परेशान हैं, यह मैंने आपको डिटेल में बताया। अब सवाल है कि क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठी हैं? ऐसा नहीं है, सरकारों की कोशिश जारी है, हर लेवल पर कोशिश हो रही है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी कोशिश कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको दोनों के बारे में बताता हूं। सरकार ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 7,500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर रोजाना 9,000 मीट्रिक टन हो गया है। अब इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स भी मेडिकल ऑक्सीजन बना सकेंगे, इसके लिए उन्हें लाइसेंस दे दिया गया है। जहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, उन्हीं प्लांट्स के आसपास कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में जो दिक्कत हो रही है और जो देरी हो रही है, इन दोनों से बचा जा सके। इसीलिए स्टील प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज की मदद से जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 50% नाइट्रोजन कैरी करने वाले टैंकर्स में भी ऑक्सीजन देकर उन्हें ऑक्सीजन टैंकर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टोरेज के लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर्स विदेशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। सरकार नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को ऑक्सीजन प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकेगी।
ऐसे 37 प्लांट्स की पहचान हो चुकी है। इनका कन्वर्जन शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 1500 पीएस से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। हाँ बोलिएगा भैया। जिस हॉस्पिटल में प्लांट लगेगा वहां बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और डेली लेवल पर ऑक्सीजन की सप्लाई, टैंकर्स को बुलाना, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन करना, सिलेंडर्स की सप्लाई, ये भी बड़े लेवल पर किया जा रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोरोना की सेकेंड वेव ज्यादा घातक है और 30 से 50 गुना तक ज्यादा तेज है। इसलिए सारी तैयारियां, सारे इंतजामात कम पड़ जाते हैं। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई में मदद कर रहे हैं और यह काबिल तारीफ है। आज ही जामनगर से हरियाणा के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 85 टन ऑक्सीजन भेजी गई। रेल रूट के जरिए लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बड़ी बात है कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से रोजाना 1000 टन तक मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। मुकेश अंबानी पर्सनली इस पर नजर बनाए हुए हैं। रिलायंस की तरफ से 24 कंटेनर्स भी इंपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह गौतम अडानी का ग्रुप भी ऑक्सीजन क्राइसिस में आगे बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। पहले वाटर रूट के जरिए, कंटेनर्स के जरिए सऊदी अरब से 80 टन ऑक्सीजन मंगवाई गई। इसके अलावा सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड से भी क्रायोजेनिक कंटेनर्स मंगवाए गए। दुबई से अडानी ग्रुप ने जो 18 क्रायोजेनिक टैंकर मंगाए, उनमें 180 टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों को पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। सरकार और उद्योगपतियों के अलावा मुसीबत के वक्त में दुनिया भर के मुल्क भी भारत की मदद में आगे आए हैं। कई देशों से मेडिकल इक्विपमेंट और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स आए हैं। आज ही इटली से दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट और 20 वेंटिलेटर्स पहुंचे हैं। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स का प्लेन फ्रैंकफर्ट से 4 बड़े ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर पहुंच चुका है। ब्रिटेन का चौथा कंसाइनमेंट भी दिल्ली आया है। इसमें 60 वेंटिलेटर्स और कई दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद हैं। चाइना से भी आज 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आए। हर कोई अपने लेवल पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज को खत्म करने में जुटा है। इस वक्त आप आइनॉक्स कंपनी का नाम बार बार सुनते होंगे। यह कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के कर्मचारी बिना छुट्टी के 24 घंटे काम कर रहे हैं। भोपाल में हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि कंपनी में काम करने वाले कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके परिवार में कोरोना के कारण लोगों की मौत हुई है, फिर भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। आइनॉक्स कंपनी के इस प्लांट में 4 हफ्ते पहले तक रोजाना 14 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था और आज इस प्लांट में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन रोज हो रहा है। यानी कुछ ही दिनों में करीब 7 गुना बढ़ोतरी। अब यहां हर वक्त ऑक्सीजन टैंकर्स की लाइन लगी रहती है। इस प्लांट की वजह से अब भोपाल में ऑक्सीजन की सप्लाई काफी हद तक सुधर चुकी है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए सिख समाज हमेशा की तरह आगे आया है। हर मुसीबत की घड़ी में सिख समाज मदद करता है, लेकिन इस बार कोरोना के संकट में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान खतरे में आ रही है, उसे देखते हुए दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में 250 बेड का ऑक्सीजन सेंटर बनाया जा रहा है। यहां कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की फैसिलिटी दी जाएगी, दवाएं दी जाएगी और तब तक दी जाएंगी जब तक उन्हें किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल जाता। हमने इसको ये सारा 3 दिन में हमने इसको सेटअप किया है और हमें 3 दिन अभी और चाहिए होंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 तरह की फैसिलिटी है। इसमें एक तो हमने ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेटर्स लगाए हैं और साथ में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि 5 या 6 तारीख तक हम इसको एक्टिवेट करने में कामयाब होंगे। यहाँ पे केवल और केवल उन मरीजों के लिए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल नहीं है ये केवल और केवल कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन इन अ प्रॉपर सेटअप में, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, पूरी दवाइयाँ भी, ग्लूकोज से लेके एवरीथिंग, पर केवल उनके लिए जिनको खाली ऑक्सीजन तक की सीमा है। जिनको इससे ज़्यादा है वो उनके लिए हॉस्पिटल है।
राहत देने वाली खबर ये गोनिका अरोड़ा ने दी। गोनिका अरोड़ा भी इस कोरोना के संकट काल में खतरा उठाकर बाहर निकली ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों को पता चल सके कि हर जगह लोग एक दूसरे की मदद करने में जुटे हैं, हर धर्म के लोग। सबका मकसद एक है, जितने लोगों की जान बच सकती है बचाने की कोशिश करें। शायद यही हमारे देश को आज भी बचाए हुए है। मुंबई में नेश और सैफी नाम के दो संगठन इसी तरह से काम में लगे। इन दोनों संस्थाओं के पास कुल मिलाकर 700-800 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। पहले ये संस्थाएं अलग अलग काम करती थी, लेकिन अब दोनों मिलकर मुंबई में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को पूरा करने में लगी है। हर ऑक्सीजन सिलेंडर का सिर्फ 400 रुपए लिया जाता है और 1000 रुपए डिपॉजिट जो सिलेंडर वापस करने पर रिटर्न कर दिया जाता है। समाज का हर वर्ग, हर तरह के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे हेल्थ स्टाफ को क्या कहें, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़कर, संसाधनों की कमी के बावजूद मरीजों की जान बचाने में लगे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। तस्वीरें अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की हैं। यह हॉस्पिटल अहमदाबाद का कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। 1200 बेड्स हैं, सारे बेड फुल, लेकिन मरीजों आने का सिलसिला जारी है। एक मरीज डिस्चार्ज होता है तो 5 नए पहुंच जाते हैं। इसलिए हॉस्पिटल के बाहर अब एम्बुलेंसेस की लंबी लाइन लगी हुई है। हर एम्बुलेंस में कोरोना का एक पेशेंट है। सब खतरे में है। किसी का ऑक्सीजन लेवल 70 है तो किसी का 60। एक एक के लिए सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। और ऐसे हालात में भी मरीज को एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल के बाहर कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर खतरा उठाकर इस जगह पहुंचे और उन्होंने बताया कि डॉक्टर अब हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में ही मरीजों का इलाज शुरू कर देते हैं। अहमदाबाद में जो एक्टिव केसेस इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के आगे एम्बुलेंस की कतारें जो हैं इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ अहमदाबाद के जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, 1200 बेड का सिविल हॉस्पिटल, यहाँ आप देखिए इसके बाहर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी एम्बुलेंस की कतारें खड़ी हुई हैं। इस वक्त भी यहाँ कम से कम 25 से ज़्यादा एम्बुलेंस और प्राइवेट व्हीकल में जो लोग अपने रिलेटिव्स को लेके आए हैं, कोविड पेशेंट को, उनको लेकर के खड़े हैं। और यहाँ आप देखिए पेशेंट को इस तरह से आईवी फ्लूइड और ऑक्सीजन की सप्लाई पे रखा जाता है। ये सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं और इनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर 1 मिनट भी इनको ऑक्सीजन ना मिले तो ये कोलैप्स कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से इनका सैचुरेशन लेवल जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। और यहाँ सिर्फ एक ही जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि इन पेशेंट्स को सिविल के डॉक्टर्स जो हैं सिविल हॉस्पिटल के, वो टाइमली अटेंड करते रहते हैं इन एम्बुलेंस वैन्स में ही, क्योंकि ये एम्बुलेंस वैन्स जो हैं इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी उपलब्ध है। जो प्राइवेट पेशेंट्स हैं वो लोग अपने ऑक्सीजन जो है वो अरेंज करके लाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अगर देखें ये पेशेंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। और ये पेशेंट भी आप देख सकते हैं कम से कम 8 लीटर ऑक्सीजन पे होगा, जिस तरह का बलून लगा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे दूसरा जो पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट, घंटों से ये वेट कर रहे हैं। और कारण ये है कि जो सिविल हॉस्पिटल है उसके तमाम 1200 बेड के जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं इस वक्त। 1.5 घंटा जैसा हो गया। अच्छा, तो क्या कंडीशन है पेशेंट की? पेशेंट की ऑक्सीजन कम था, तो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा, उसके बाद अच्छा है। ट्रीटमेंट भी यहाँ की अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है। अच्छा, ऐसी ट्रीटमेंट मिल रहा है? ऑक्सीजन वगैरह आपको बाहर दे देते हैं? नहीं, ऑक्सीजन तो हम पर्सनल लेके आए थे, पर लेकिन यहाँ से दूसरे और लोग सेवा कर रहे हैं और मौका भी अच्छा दे रहे, सर्विस दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक जो वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की गई है वो ये है कि इन एम्बुलेंसेज में जो पेशेंट वेट कर रहे हैं उनका एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। इन बुरी खबरों के बीच, रोते बिलखते लोगों की तस्वीरों के बीच आप देख रहे हैं किस तरह से कुछ लोग
उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं, लोगों को आशा दिखा रहे हैं। इस निराशा और हताशा के वातावरण में लोगों को कुछ आस दिखा रहे हैं। आज सरकार ने जो फिगर्स दी उनमें भी कुछ अच्छी खबर है। जिन राज्यों में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा था, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जहां नए केसेस की संख्या कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ा है। 20 अप्रैल को अगर 100 नए मरीज आ रहे थे तो सिर्फ 40 मरीज ठीक होकर घर जा रहे थे, लेकिन 12 दिन बाद अब स्थिति है कि यहां अगर 100 नए मरीज आ रहे हैं तो 82 मरीज ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,68,000 नए केस आए तो 3 लाख से ज्यादा ठीक भी हुए। लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा और असम, ये वो राज्य हैं जिनमें मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 22 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। इसलिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश अभी कम है, क्योंकि कोरोना हमसे 4 कदम आगे है। इसलिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखें तो वो ये है कि कम से कम 70% आबादी को वैक्सीन दे दी जाए, वैक्सीनेशन हो जाए। 18 साल से ऊपर की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन होने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। ये परेशानियां क्या हैं? अब इस बात को सब समझते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत वैक्सीनेशन की है, लेकिन हमारे देश में जहां पहले एक दिन में 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, अब ये फिगर घटकर 20-22 लाख हो गई है, लगभग आधी। और दावा यह है कि देश भर में अब तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है। अब ये दावे क्यों कमजोर हैं, नंबर क्यों कम हुआ, इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। दिल्ली का उदाहरण दीजिए। आज दिल्ली सरकार ने 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 76 स्कूलों में 301 सेंटर बनाए। लोगों को लगा कि वाकई में इंतजाम होगा, उत्साह दिखाया और सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लेकिन लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिली। कई जगह तो इंटरनेट नहीं था। हमारे संवाददाता सैयद नजीर सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली के पंडारा पार्क के एक वैक्सीनेशन सेंटर में गए। 7 बजे से लोग आ गए थे, लाइन में लगे थे, लेकिन 11:30 बजे तक वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाया। और ये एक जगह नहीं, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में यही हाल देखने को मिला। इस वक्त हम नवयुग स्कूल में हैं, जो कि पंडारा पार्क में है। सुबह से ही यहाँ लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जो लॉगिन यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी क्यू है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। हम यहाँ पे 9 बजे से आए हुए हैं, ठीक है। हमें बोला गया था वेटिंग रूम में आप बैठे रहिए। कब से? अभी कितने हो गए? 11:30 बज गए। 2.5 घंटे से हम बैठे हैं। पहले उनके कंप्यूटर चालू नहीं हो रहे थे, फिर उनका इंटरनेट नहीं चल रहा था। जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनको ऑपरेट करना आ नहीं रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3 दिया हुआ है, वहाँ पे कोई पार्क नहीं बने हुए, किसी को पता नहीं है। कुछ एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर चालू हुआ है, वहाँ पे सारे घेराव करके खड़े हो गए। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, पूरा मिसमैनेजमेंट है। सर हम यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं, इनके पास अपना नेट भी नहीं है। हमने इनको सिस्टम चला के दिखाया, हमने अपना नेट से लॉगिन करा और इनको अब यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं पता है। अब आप देखिए क्या सिस्टम है, मतलब इनको ये भी नहीं पता है कैसे लॉगिन होता है, कैसे सिस्टम चालू होता है। नेट भी वाईफाई हॉटस्पॉट हमारा है, और ये देखिए कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर रहा इनका। दिल्ली में जहां पढ़े लिखे नौजवान वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं, वहां इस तरह की मिसमैनेजमेंट ये चिंता की बात है।
आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार कह रही थी कि वैक्सीन नहीं मिली है, अगर वैक्सीन मिल जाए तो 3 महीने में दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। आज 18 से 45 साल के 45,000 लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर आने का बाकायदा मैसेज भेजा गया था। आपने देखा कि लोग पहुंच गए, लेकिन ऐसे भी सेंटर्स हैं जहां पर इंटरनेट नहीं काम कर रहा था। लोगों ने अपने फोन से हॉटस्पॉट बनाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर बैठे कर्मचारियों को, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद लोगों को पता चला कि जो सेंटर पर लोग बैठे थे, जो काम कर रहे थे, उन लोगों के पास लॉगिन पासवर्ड ही नहीं था। ऐसे में लोग क्या करेंगे? ऐसा लगा कि जैसे जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की, इसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, पूरी तैयारी नहीं थी। और अगर पूछा जाए कि वैक्सीनेशन स्लो क्यों है, टारगेट क्यों पूरा नहीं हुआ, तो यही कहा जाएगा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन नहीं भेजी। वो क्या करें? और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, मिसमैनेजमेंट मुंबई में भी दिखाई दिया। और दिल्ली और मुंबई, यही 2 बड़े शहर, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसे शहर हैं जो हाईटेक शहर हैं, जहां पर रिसोर्सेज की, संसाधनों की कमी नहीं है। मुंबई में क्या हुआ? 18 से 45 साल की उम्र के 2500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, सिर्फ 2500। 5 सेंटर्स पर 500 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी पहुंच गए। हमारे संवाददाता अतुल सिंह का कहना है कि राजावाड़ी हॉस्पिटल में 45 साल से ऊपर की उम्र वाले कई लोग घंटों तक परेशान होते रहे, क्योंकि उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन 3 दिन के लिए बंद है। 6:30 बजे हम लोग इधर आए लाए, और कोई इधर जवाब देने वाला नहीं है कि भाई वैक्सीन आएगा कि नहीं आएगा, 18 से 45 वाले का है कि नहीं है। अभी सीधे सुबह 6:30 से भेजे हैं। 7 डेज के लिए मेरे को बोला था कि यू विल कम आफ्टर 40 डेज, तो मेरा 40 डेज हो गया है, मैं आया हूँ, तो nobody will give the reply. लेकिन यहाँ पे because no responsible person will be here, and says police will says please don't come. लेकिन आप अनाउंसमेंट करना मांगते हैं, बोर्ड लगाना चाहिए ना उधर, सेकंड डोज के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। हम 3 दिन से मैं परेशान होता हूँ, 70 ईयर्स ओल्ड में, और ये लोग क्या इधर कुछ बोर्ड पे लिखता नहीं, कुछ नहीं। अभी सुबह 6 बजे, हम 7:30 बजे में आके खड़ा है। सब लोग ट्विटर देखते हैं, ये सब नहीं है तो न्यूज में ऐसा सब बताना चाहिए। सब 6:30 बजे हम लोग लाइन पे खड़े। हमारे घर पे कितने बुजुर्ग हैं, वो लोग को छोड़ के हम चाय पानी नाश्ता भी वो लोग करते हैं, होता नहीं है तो भी, और हम लोग लाइन पे खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र से रोज इस तरह की खबरें आती हैं, रोज इस तरह का मिसमैनेजमेंट दिखाई देता है और दुख होता है। बूढ़े बुजुर्ग, 70 साल से ऊपर के लोग, वो परेशान हो, वो लाइनों में लगे रहें, सुबह से भूखे प्यासे खड़े रहें, सिर्फ इसलिए कि किसने उनको इन्फॉर्म नहीं किया और कोई उनसे प्यार से बात करने वाला नहीं है। क्या सरकार इतनी नकारा है? और सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं कि उनकी सरकार 18 से 35 साल तक के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाना चाहती है, लेकिन वैक्सीन की कमी है। नवाब मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करनी चाहिए। मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहाय बता रही हैं। शुरुआत में हमने बात की कि 1.5 करोड़ हर माह हमें मिले सीरम से, तब हमारा नेगोशिएशन चल रहा था। भारत बायोटेक से 25 लाख मिले, उसका नेगोशिएशन चल रहा था। केंद्र ने पॉलिसी बना दी कि ये सारी जो भी उत्पादन होगा उसका नियंत्रण केंद्र की सरकार करेगी। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम चाहते हैं कि 3-6 महीने में ये कार्यक्रम पूरा कर लें, तो उपलब्धता वैक्सीन की नहीं है। नवाब मलिक की इस बात में दम होता अगर इस समय जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उनका मैनेजमेंट सरकार ठीक से कर पाती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग अपना काम तो ठीक से करते नहीं और दूसरों को उनका कर्तव्य याद दिलाते रहते हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर रोज लंबी लंबी लाइनें दिखती हैं और महाराष्ट्र के नेता इसके लिए
केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं। ये सियासत नहीं तो और क्या है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने 1 मई से 18 से 45 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया। आज शिवराज सिंह ने कहा कि नौजवानों का वैक्सीनेशन 5 मई से शुरू करेंगे और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि एक ही बार में हर जिले में सबको वैक्सीन नहीं मिलेगी। 5 और 6 मई को हम शुरुआत करेंगे। 104 जो सत्र है उनमें लगभग 10,400 डोजेज लगाए जाएंगे। 8 और 10 मई को फिर ये सत्र बढ़ा के 416 कर दिए जाएंगे और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये सत्र बढ़ा के 960 कर दिए जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी। हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको जल्दी उपलब्ध कराई जाए, तो जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी हम अपने नौजवानों को ये वैक्सीन लगाते जाएंगे, सबको निःशुल्क लगाएंगे, ये हमारा संकल्प है। उम्मीद करनी चाहिए कि यहां मैनेजमेंट में कम से कम गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे हैं उससे लगता है कि बड़ी क्लैरिटी है और प्लानिंग अच्छी की गई है। पिछले 3 दिन में 18 साल से 45 साल की उम्र वाले 18 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक कुल 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है और यह अच्छी बात मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर्स ने वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस किए हैं, उन्हें लगाने की तैयारियां कर रहे हैं, प्लानिंग की है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, आज लोगों में डर है, कोरोना का खौफ है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। उनका यह उत्साह कम ना हो, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसलिए मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। आज जिस तरह से नौजवान वैक्सीनेशन के लिए आए और कई जगह निराश होकर वापस गए, इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि वैक्सीनेशन का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। अगर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन का इस्तेमाल अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना नाम कमाने के लिए करेंगी तो यह अभियान कभी सफल नहीं हो पाएगा और देश का बहुत नुकसान होगा। आज आईपीएल से एक बुरी खबर आई, प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए, मैच कैंसिल करना पड़ा। आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटर्स के बीच कोरोना की एंट्री हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद केकेआर और आईसीबी के बीच होने वाले मैच को रीशेड्यूल करना पड़ा। केकेआर के प्लेयर वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पैट कमिंस के बारे में भी जानकारी मिली है कि वो बीमार हैं, कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोरोना के इन्फेक्शन की कॉन्फर्मेशन नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 प्लेयर्स के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ के विश्वनाथन और बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लक्ष्मीपति बालाजी 1 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के साथ डगआउट में बैठे देखे गए थे, इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स की भी टेस्टिंग की गई है। मुझे हैरानी है कि बायो बबल के इतने बड़े बड़े दावे होने के बावजूद इन क्रिकेटर्स तक वायरस कैसे पहुंचा। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं सुरक्षा की भारी कमी है। और एक सवाल यह भी है कि अगर आईपीएल के मैच बिना दर्शकों के हो रहे हैं तो सारे मैच एक ही ग्राउंड में क्यों नहीं हो सकते? प्लेयर्स को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का खतरा क्यों उठाया जा रहा है? अच्छा तो यह होता कि ये सारे मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होते, जहां एक दिन में 2-2 मैच कराने का इंतजाम है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।